रबर बैंड से चलने वाले विमान शक्ति संचालित उड़ान के सबसे सरल रूपों में से एक हैं। इलास्टिक घुमाकर उसमें काफी स्थितिज ऊर्जा जमा की जा सकती है, जो छोड़ने पर उड़ान के लिए जरूरी थ्रस्ट देती है। हाल ही में मैंने एक फोम का खिलौना विमान खरीदा है, जिसे 10 सेकंड से कम में चार्ज कर इलेक्ट्रिक मोटर चला सकते हैं। ये जिस तरह से काम करता है, उसमें इसके अंदर एक छोटा सुपर कैपेसिटर होता है, जो संभावित ऊर्जा को जमा करता है, ठीक वैसे ही जैसे रबर बैंड करता है, और फिर उसी ऊर्जा का इस्तेमाल मोटर को उड़ान के लिए चलाने में किया जाता है। क्या ये और मजेदार नहीं होगा अगर इसे हाथ से चार्ज किया जाए? इसके लिए हमें हैंड क्रैंक जनरेटर बनाना होगा, जिससे कैपेसिटर चार्ज हो सके। मैंने एक रोटर को 3D प्रिंट किया, उस पर मैग्नेट्स लगाए और उसके चारों ओर चुंबकीय ध्रुव बारी-बारी से रहें। रोटर को एक्सल पर बेरिंग्स के साथ लगाया जाता है, जिससे वह घूम सके। फिर पतली तांबे की तार को टेम्पलेट पर लपेटकर एक कॉइल बनाई जा सकती है, जो दोनों मैग्नेट रोटर्स के बीच फिट होगी। तो जैसे ही बारी-बारी ध्रुव वाले मैग्नेट घूमते हैं, कॉइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तेजी से बदलता है, जिससे एक प्रत्यावर्ती धारा बनती है, जो मल्टीमीटर पर वोल्टेज के रूप में दिखाई देती है। 4 वोल्ट से ज्यादा जनरेट करने को रोटर की गति बढ़ानी होगी। इसलिए मैंने जनरेटर के लिए हाउसिंग बनाई, ताकि गियर को क्रैंक आर्म से जोड़ सकूं। इस गियर अनुपात से मैं कम स्पीड पर ज्यादा टॉर्क लगा सकता हूं और मैग्नेट्स तेज घूमेंगे। अब मैं 7 वोल्ट से ज्यादा जनरेट कर सकता हूं। वोल्टेज बढ़ाने के लिए 7 और कॉइल्स लपेटकर सेंटर ब्रैकेट पर चिपका दी। फिर इन्हें 2 को सीरीज में और 4 को पैरेलल में सोल्डर किया जा सकता है, जिससे उम्मीद है कि आउटपुट वोल्टेज 2 गुना हो जाएगा और करंट आउटपुट भी बढ़ेगा। इस मौजूदा जनरेटर की समस्या है कि ये बारी-बारी वाले चुंबकीय ध्रुवों से अल्टरनेटिंग करंट बनाता है। मैंने कुछ डायोड सोल्डर कर फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, जो कॉइल से आने वाली एसी को डीसी में बदलता है। अब हम करीब 17 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए काफी है। अगर आप हैंड क्रैंक जनरेटर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे चैनल पर एक वीडियो है, जिसमें मैग्नेट से ऑल्टरनेटिंग करंट और फुल ब्रिज रेक्टिफायर से एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया बताई गई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा या वीडियो के अंत में पॉपअप होगा। कैपेसिटर प्लेन चार्ज करने के लिए मैंने बैटरी चार्जर पैक खोला और कनेक्टर से जनरेटर के लिए अडेप्टर बनाया, और फिर मैं इसे रबर बैंड प्लेन की तरह चढ़ाना शुरू कर सकता हूं। इस बार पूरी तरह चार्ज करने के लिए सिर्फ 9 बार क्रैंक घुमानी पड़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये मिनी सुपर कैपेसिटर प्लेन कितना अच्छा काम करता है। इसे जल्दी चार्ज कर लेते हैं। और ये हो गया। ये पहले ही 3 वोल्ट पर तैयार है और खैर, ये तो मेरी उम्मीद से भी आगे जा रहा है। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा रडर ट्रिम दिया है, ताकि ये सीधा दूर कहीं गायब होने की बजाय गोल-गोल घूमे। चलो इसे चार्ज करें और देखें कि इससे ठीक-ठाक फ्लाइट टाइम मिलता है या नहीं। ठीक है, मैं कैमरे से शूट करूंगा। ओह, अच्छी लैंडिंग थी। ये कमाल है कि ये छोटा प्लेन सिर्फ सेकंडों में हैंड क्रैंक से चार्ज हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, हैंड क्रैंक जनरेटर इतने छोटे खिलौने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए एक बड़ा प्लेन बनाते हैं। यह है 3 वोल्ट 100 फैराड का सुपर कैपेसिटर। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, यह है इसी आकार की एक लिथियम बैटरी, और भले ही दोनों ही इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को स्टोर करते हैं, लेकिन ये दोनों इसे बहुत अलग-अलग तरीकों से करते हैं। कैपेसिटर लगभग 0.125 वॉट घंटा ऊर्जा स्टोर कर सकता है, लेकिन बैटरी लगभग 10 वॉट घंटा ऊर्जा स्टोर कर सकती है, जो कि करीब 80 गुना ज्यादा है। कैपेसिटर बैटरी से हल्का है, पर ऊर्जा घनत्व में अब भी कमजोर है। सुपर कैपेसिटर की बैटरी पर बढ़त इसकी तेज चार्ज व डिस्चार्ज दरें हैं, क्योंकि यह ऊर्जा दो प्रवाहकीय प्लेटों के बीच चार्ज के रूप में स्टोर करता है। बैटरी में ऊर्जा
रासायनिक रूप में संग्रहित होती है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर को चार्ज करना आसान है, जबकि लिथियम बैटरी को आग पकड़ने से बचाने के लिए चार्ज, करंट और वोल्टेज का ध्यान रखना पड़ता है। सुपर कैपेसिटर अपनी निर्धारित वोल्टेज से अधिक न जाने तक किसी भी विद्युत स्रोत से चार्ज हो सकता है, जिससे हैंड क्रैंक जनरेटर से चार्ज करना आसान होता है। सुपर कैपेसिटर्स की रेटेड वोल्टेज सिर्फ 3 वोल्ट होती है, इसलिए मैं 6 का उपयोग करूंगा। कैपेसिटर्स को जोड़कर सीरीज में सोल्डर करने से उनकी वोल्टेज रेटिंग 18 वोल्ट हो जाएगी। इससे पैक की कुल कैपेसिटेंस कम होती है, लेकिन इसमें संग्रहित ऊर्जा अब 0.75 वॉट घंटे है। सीरीज में सोल्डरिंग करने से हर कैपेसिटर की वोल्टेज कंट्रोल के लिए बैलेंस लीड जरूरी होती है, ताकि ओवर वोल्टेज फेलियर रोका जा सके। इसके बाद इन्हें सुरक्षा के लिए 3D प्रिंटेड एंड कैप्स और हीट श्रिंक के साथ पैक किया जा सकता है। फिर चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए पावर कनेक्टर सोल्डर किया जाता है। तो अब हमारे पास एक सुपर कैपेसिटर पैक है, जिसका वजन 166 ग्राम है और इसमें उतनी ही ऊर्जा संग्रहण क्षमता है जितनी इस 3 ग्राम के सिक्के जैसी सेल में है। मुझे लगता है अगर इस छोटी चीज को कैपेसिटर जितनी आउटपुट पावर देनी पड़े तो शायद इसमें आग लग जाए। चलो इसके चारों ओर प्लेन बनाते हैं। मैंने सुपर कैपेसिटर को ऑन शेप एक क्लाउड बेस्ड कैड प्रोग्राम में वेब ब्राउजर पर मॉडल किया। इससे मैं कैपेसिटर के चारों ओर एरोडायनामिक फ्यूजलाज डिजाइन कर सकता हूं, जिसे 3D प्रिंट किया जा सकता है जब तक प्रिंट फेल ना हो। यह फ्यूजलाज मोटर आगे लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। छोटे सतह क्षेत्र के कारण प्रिंट बिल्ड प्लेट से अलग हो गया, लेकिन सुपर कैपेसिटर के सही आयाम लिए थे क्योंकि वे अंदर ठीक फिट हो गए। मैंने बिल्ड प्लेट पर बड़े नाक वाले हिस्से के साथ नया डिजाइन प्रिंट किया, जो सफल रहा, लेकिन यह हिस्सा अभी बहुत एरोडायनामिक नहीं है। इसलिए मैंने यह काउलिंग बनाई, जो मोटर और फ्यूजलाज के बीच स्मूथ ट्रांजिशन बनाती है और वायरिंग छुपाती है। फिर मैंने मोटर के लिए रेडियो कंट्रोल गियर और स्पीड कंट्रोलर इंस्टॉल किया। फिर सुपर कैपेसिटर पैक को किसी तरह अंदर फिट किया, जो फ्यूजलाज का अधिकांश हिस्सा घेरता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या हम सुपर कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं ताकि सारा रेडियो कंट्रोल गियर चल सके और मोटर को पावर मिल सके। तो सबसे पहले जनरेटर को प्लग इन करें और क्रैंक करना शुरू करें। ठीक है, मैंने कैपेसिटर को 8 वोल्ट तक चार्ज किया है, जो उनकी अधिकतम रेटेड वोल्टेज का करीब आधा है। तो जनरेटर को अनप्लग करें और फिर कैपेसिटर को मोटर कंट्रोलर में प्लग करें और सब कुछ चालू हो जाना चाहिए। अगर मैं थ्रॉटल स्टिक हिलाऊं तो मोटर घूमेगी। बिल्कुल सही। ठीक है, अब चलिए पीछे रेडियो कंट्रोल गियर चेक करते हैं। सारे सर्वो ठीक से चल रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मोटर किस वोल्टेज पर बंद हो जाती है, क्योंकि सर्वो और रेडियो कंट्रोल गियर कम से कम 5 वोल्ट पर चलते हैं। अगर ये कैपेसिटर 5 वोल्ट से कम ड्रेन हो गया तो मैं प्लेन का कंट्रोल खो सकता हूं। उम्मीद है ऐसा ना हो। ये मौजूदा वोल्टेज है और आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे हर सेकंड लगभग 0.01 वोल्ट कम हो रहा है, जो सिर्फ रेडियो कंट्रोल गियर चला रहा है। अब मोटर चालू करते हैं और देखते हैं ये कितनी जल्दी नीचे जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जब यह लगभग 6 और आधा वोल्ट पर पहुंचता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या सर्वो अभी भी चलते हैं? लगता है वे चलते हैं, जो अच्छा है। पता नहीं मेरे पास कितना समय होगा। मान लीजिए अगर हम मोटर से ऊपर उड़ें और यह 6 और आधा वोल्ट पर बंद हो जाए तो नीचे ग्लाइड करके लौटने में कितना समय लगेगा? इससे पहले हम नियंत्रण खो दें। हम 5 वोल्ट से नीचे आ गए हैं और मेरा रेडियो गड़बड़ा रहा है क्योंकि उसका सिग्नल जा रहा है। हाँ, 5 वोल्ट न्यूनतम वोल्टेज है। मुझे लगता है इसे जमीन पर उतरने से पहले नियंत्रित कर सकता हूं।
उम्मीद है सब ठीक रहेगा। पंखों और पूंछ के लिए मैंने पिछले एयर पावर्ड प्लेन प्रोजेक्ट के हिस्से फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया। वे हल्के, प्रभावी हैं और इन्हें बनाने में अधिक समय लगा, जिससे इस प्रोजेक्ट में लागत व समय बचेगा। इन्हें नए फ्यूजलाज में क्लैंप करके केबल से पूंछ नियंत्रित की जा सकती है। अंत में लैंडिंग के नुकसान से बचने के लिए मोटर पर फोल्डिंग प्रोपेलर लगाया। अब टेस्ट के लिए तैयार है। तो चलिए इसे इसमें लगाते हैं, जनरेटर में, और घुमाना शुरू करते हैं। ठीक है, जनरेटर को अनप्लग कर दो। सुपर कैपेसिटर प्लेन की पहली टेस्ट फ्लाइट। ओह परफेक्ट, इसमें भरपूर पावर है। मैं अभी से पावर कम होती महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी बंद हो सकता है। चलो ऊंचाई पाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं थ्रॉटल बंद कर रहा हूं ताकि सुरक्षित रहूं और देख सकूं कि ये कैसे ग्लाइड करता है। प्रोपेलर अभी भी घूम रहा है। ओह, खैर, ये मेरी उम्मीद से बेहतर रहा। ये हालात बिल्कुल ही खराब है। ठीक है, चलो इसे चार्ज करते हैं और फिर से एक टेस्ट फ्लाइट करते हैं, मेरा ख्याल है। और थ्रॉटल बढ़ाते हैं। देखता हूं कि इस उड़ान में इसे कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता हूं। फिर हम बस ग्लाइड करके नीचे आ सकते हैं। ठीक है, मोटर अभी बंद हुई है। यह परेशान करने वाली बात है कि प्रोपेलर के यूं ही घूमते रहने से विमान की ड्रैग बढ़ रही है। चलो एक और चक्कर लगाते हैं, फिर लैंडिंग करेंगे। बहुत बढ़िया। वो फोल्डिंग प्रोपेलर वाकई में बहुत काम का है। प्रोपेलर और नाक दोनों को बचाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा हैंड क्रैंक चार्ज टाइम के साथ ये सुपर कैपेसिटर प्लेन 2 मिनट से थोड़ा कम समय तक लगातार मोटर चालित उड़ान भर सकता है। इसलिए अगर थोड़ा तेज क्रैंकिंग की जाए और फ्लाइट कंडीशंस थोड़ी बेहतर हों, तो ये हैंड क्रैंक और फ्लाइट टाइम का 1 से 1 अनुपात हासिल कर सकता है, जो मुझे काफी शानदार लगता है। वो बिल्कुल सही टाइमिंग थी। जैसे ही प्लेन कैमरे के ठीक सामने आया, उसकी पावर खत्म हो गई। मुझे थ्योरी को प्रैक्टिकल में लागू करना रोचक लगता है, खासकर इस प्रोजेक्ट में। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट बनाना आसान नहीं है। अगर आप इंटरैक्टिव तरीके से गणित, डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस सीखना चाहते हैं, तो ब्रिलियंट आपकी मदद कर सकता है। और इसमें बेसिक से एडवांस तक हजारों लेसन मिलते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी टॉपिक को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ऐसे लागू करना जहां नतीजे दिखें। ब्रिलियंट के लेसन की इंटरैक्टिविटी सच में मददगार है। जैसे ये सीखना कि आपका फोन सैटेलाइट से टाइमिंग लेकर पृथ्वी पर आपकी सटीक लोकेशन कैसे पता करता है, या फिर ये सीखना कि एक मार्स रोवर को कोड कैसे किया जाता है। ब्रिलियंट पर यह सब मिल जाता है। तो अगर ये आपके लिए दिलचस्प लगता है, तो आप brilliant.org पर जाकर पूरे 30 दिन के लिए फ्री में शुरू कर सकते हैं। /Tom Stanton। पहले 200 साइन अप करने वालों को प्रीमियम वार्षिक सब्सक्रिप्शन पर 20% छूट मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ब्रिलियंट को जरूर देखें।